हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूँ फिर से नई वीडियो के साथ। हमारा लगभग 2 दिन का छुट्टी हो गया था, तो उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव खबर ये है कि 17th बीपीएससी का रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट में तो उसी में एक दिन तो मेरा रिजल्ट आने के जो टेंशन था उसमें चला गया और दूसरा दिन उस सेलिब्रेशन में चला गया। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और अब से हम लगातार कंटिन्यू और ज़्यादा स्पीड से वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि अब मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ चुका है। तो चलिए चैप्टर 7 शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चैप्टर 7, 8, 9 एक साथ ख़त्म कर देंगे और चैप्टर 10, 11 बाकी अगले वीडियो में करेंगे। हमारा बायोलॉजी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं लेते हुए, आने वाले एग्ज़ाम का बेस्ट विशेष देते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा चैप्टर 7 है नियंत्रण और समन्वय, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला इसमें कंसेप्ट है नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, जिसमें न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स आर्क और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी, ब्रेन की, ये ब्रेन की कहते हैं। अब इसको चलते हैं। अब न्यूरॉन का पार्ट्स किस किस में डिवाइड है, जनरली पेपर में पूछ लिया था इसका पार्ट्स। जैसे मान लीजिए ऐसे न्यूरॉन बना होता है ना, ऐसे न्यूरॉन डिवाइडेड होता है और बीच में ऐसे 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 होता है और लास्ट में पूछ की तरह ही होता है और यहाँ भी कुछ ऐसे 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 होता है। तो ये न्यूरॉन्स का बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस। इस पूरे सेक्शन को, गोले वाले सेक्शन को डेंड्राइट्स कहते हैं। जो ये वाला है ना, डेंड्राइट्स इसको कहते हैं। इसमें के पर्यावरण से सूचना और संकेत इसी को मिलता है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो इसी के पास आता है। उसके बाद ये बॉडी के थ्रू, ये पूंछ के थ्रू अगले वाले डेंड्राइट में जाता है। नेक्स्ट सेल बॉडी, जो ये पूरा बॉडी हो गया, ये पूरा, इसको सेल बॉडी कहेंगे। उसके बाद इसमें नाभिक उपस्थित होती है। जो ये न्यूक्लियस है इसी सेल बॉडी में उपस्थित होता है। उसके बाद एक्सोन, जो ये हमारा ये बीच वाला जो पार्ट है इसको एक्सोन कहते हैं। ये जो ऐसे बना होता है लगभग, इसको एक्सोन कहते हैं। तांत्रिक आवेग का कोशिका द्रव्य से दूर ले जाता है। जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको कोशिका द्रव्य, मतलब जो हमारा सेल बॉडी था उससे दूर लेके पूंछ की तरफ, जो नर्व एंडिंग है, तंत्रिका अंत है, उसकी तरफ ले जाता है और वहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन आवरण। माइलिन आवरण क्या है, जरा हम नीचे पहले मूव करते हैं पार्ट्स में। हम डेंड्राइट पढ़ लिए, सेल बॉडी पढ़ लिए, एक्सोन पढ़ लिए, नर्व पढ़ लिए, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या है, इंसुलेटिंग कवर अराउंड एक्सोन। जो हमारा एक्सोन है, ये तो 8th चैप्टर है, जो हमारा एक्सोन होता है ये वाला, इसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग कवरिंग जैसा होता है, उसी को माइलिन शीथ, माइलिन आवरण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है तो आपको ध्यान रखना होगा, इन एक्सोन के चारों तरफ उसको सुरक्षा देता है। इंसुलेटिंग आवरण होता है जो आवेग की गति बढ़ाता है। अगर बाहर से इंटरफेरेंस कम होगा तो इंफॉर्मेशन फास्ट मूव करेगा। ये है। नेक्स्ट है तंत्र के महत्वपूर्ण शब्द। अब इसमें एक कंसेप्ट है साइनेप्स का। सिनेप्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूंछ हो गया लास्ट वाला नर्व एंडिंग का, और दूसरे का डेंड्राइट यहाँ से चालू होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे 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 चालू होता है। तो इससे इसके बीच में ना एक गैप होता है, उस गैप को ही साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल, इसमें रासायनिक संरचना होता है। अब यहाँ तक क्या हो रहा था, इससे पीछे के पूरे कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा था, लेकिन यहाँ कौन सा सिग्नल जाएगा, यहाँ केमिकल सिग्नल जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा जब इस बॉडी में घुस जाएगा डेंड्राइट में, फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट होता है ताकि एक पैसेज, साइनस पैसेज को पार किया जा सके। तो ये है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, तो हिंदी में देखें तो हम पहले साइनेप्स पढ़ चुके। रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस, जो कुछ भी हरकत होता है, जैसे हम अपने नाक से सूंघते हैं, ऑल्फैक्टरी, या टेस्ट करते हैं, तो जो टेस्ट और स्मेल वाला कंसेप्ट है वो रिसेप्टर के थ्रू नर्वस सिस्टम तक जाता है। नेक्स्ट है
नर्वस सिस्टम दो दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क प्लस मेरु रज्जु, जो हमारा वो स्पाइनल कोड होता है ना, उसको कहा गया है मेरु रज्जु। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है। आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड इसका पार्ट है। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में ये जो हमारा इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी होता है वो इसमें आता है, जैसे कि जो हमारा स्पाइनल नर्व्स हो गए और क्रेनियल नर्व्स हो गए। अब जैसे हमारा जो ये बॉडी जो होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ यही दो पार्ट थोड़ी ना होता है। इससे कनेक्ट जो बॉडी से जो कनेक्ट होता है, इसमें बॉडी से जो इसमें कनेक्ट होता है, इन सब नर्व्स के थ्रू कनेक्ट होता है। उस नर्व्स को पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कहते हैं। कपाल तंत्रिकाएं जो बॉडी से होता है, मेरु तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से होता है, मतलब स्पाइनल कोड से होता है। फिर एक आता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? अब मान लीजिए हमारा जो मांसपेशी हो गया, जो ग्रंथि हो गया, जो इन आवेग में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इसके आउटकम, इसका रिजल्ट के कारण जो मूवमेंट होता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपको भूख लगा, आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल गया कि इसको भूख लग रहा है, तो वो क्या करेगा? वो आपके मुंह को मतलब कहेगा, हाथ को कहेगा, मतलब जो हमारा मसल है और जो ग्रंथि जो हमारा ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इफेक्टर। जो हमारा आउटकम होता है, जो हमारा अंदर से जो सिग्नल होता है, सिग्नल पे काम जो करता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे आपने मान लीजिए गर्म चीज़ है, ये चाय है, उबलता हुआ चाय, आपने गलती से चाय को छू दिया, मान लीजिए छू दिया, फट से अपना हाथ एकदम फट से पीछे कर लेते। अब इतनी जल्दी पीछे करते हैं कि आपका ब्रेन उस टाइम पे काम नहीं करता है, ब्रेन काम नहीं करता है। मान लीजिए उस टाइम अगर आपको दर्द भी हुआ ना, तो दर्द 1 सेकंड बाद होगा, जब तक ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये जो एक्शन हुआ, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जहाँ ब्रेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये देखिए लिखा हुआ है ना, मस्तिष्क की भागीदारी नहीं होती, इसी की बात कर रहा था मैं। अगर हम इसको यहाँ देखा जाए रिफ्लेक्स एक्शन की बात, क्या लिखा हुआ? डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन ऑटोमेटिक और इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें ब्रेन का रोल नहीं होता। एग्जाम्पल, हम हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ पीछे खींचते हैं, आँख अपने आप ब्लिंक करता रहता है, हमें अचानक से जो भी झटका लगता है। अब इसमें जो हमारा मतलब पाथवे कैसा है? सबसे पहले एक सेंस ऑर्गन है जो उसको सेंस करेगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, स्पाइनल कोड पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, यहीं तक। ब्रेन इस प्रोसेस में या रिसेप्टर से लेके और इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे ब्रेन है क्या? कहीं नहीं है ब्रेन। तो इसका मतलब वो रिसेप्टर सबसे पहले हम टच करते हैं, वहाँ से सेंसरी ऑर्गन के पास जाता है, फिर स्पाइनल कोड इसमें एक्टिव होता है, और फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। तो स्पाइनल कोड आता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल होता है, या दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड का रोल नहीं होता, मेरु रज्जु का। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। दूसरा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जो हम बताएं ना, इसी को रिफ्लेक्स का आर्क कहते हैं। सबसे पहले हमें फील होता है, हम रिसेप्टर के पास जाता है, वो सेंसरी नर्व के पास, स्पाइनल कोड, मोटर नर्व, मसल माने इफेक्टर, इसी को जहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्पाइनल कोड रहता है बीच में। ब्रेन का काम कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है। ब्रेन यहाँ बाद में आता है। एग्जाम्पल ये, अब इसको मैं कंसेप्ट में समझा दूंगा ना, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे ये सब तो एग्जाम्पल हो गया, सेंसरी न्यूरॉन, फिर यहाँ मेरु रज्जु, ये मांसपेशी, जो ये प्रोसेस है एक बार ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले किस चीज़ को छूते हैं, छूने के बाद सेंस करते हैं, फिर न्यूरॉन्स के पास जाता है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन है ये, फिर मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मांसपेशी। अब इसका कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे हम गर्म चीज़ छूते हैं, फट से हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब वो इतनी जल्दी होता है ना कि ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाता। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाता है? वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड तक ही जाता है। जो हमारा यहाँ मान लीजिए शरीर है, और यहाँ पे हमारा हाथ, ये शोल्डर, तो जो यहाँ है ना, ये इसको स्पाइनल कोड यहाँ पे होता है, तो ये ब्रेन तक जाने ही नहीं देता। यहीं से स्पाइनल कोड कहता है मैं ही बहुत हूँ, चलो हाथ पीछे खींचो।
बाद में ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन कहता है अरे ये तो दर्द हुआ, ओ हो ये तो दर्द होने लगा, दर्द होने लगा। इसलिए कभी कभार दर्द बाद में होता है और हमें एहसास पहले होता है, फट से हाथ खींच लेते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। क्वेश्चन इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा आता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु बनाता है, मस्तिष्क में नहीं, वही रिफ्लेक्स आर्क वाला है। अब परीक्षा हेतु रिफ्लेक्स आर्क जो है उसमें मस्तिष्क का भागीदारी के बिना, ठीक है, उसके बिना नहीं। मेरु रज्जु का तो पार्टिसिपेशन होता है, इसका नहीं होता, इसका होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के बाद मस्तिष्क को जानकारी मिलती है, उसके बाद मस्तिष्क को जानकारी मिलती है। ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करेंगे। ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन होता है जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के बाद मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बाद पश्चिम मस्तिष्क। अब सबसे पहले फोर ब्रेन को पढ़ते हैं। फोर ब्रेन का काम क्या, इसमें क्या करता है, इसके में जो इसका फंक्शन है उससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? इसके फंक्शन से पूछा जाता है। फोर ब्रेन में सबसे पहले सोच एवं बुद्धिमत्ता से क्वेश्चन आएगा। ऐच्छिक क्रियाएं, जो हम अपना वॉलेंट्री जो कार्य होता है, जो हमको खुद के चाह से होता है, वो होता है फोर ब्रेन में। और स्मृति और अधिगम, मतलब जो भी हमारा मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब जो होता है वो सब इसी फोर ब्रेन के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज संवेदी सूचना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये वाला। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वॉलेंट्री एक्शन, मेमोरी, लर्निंग, सेंसरी प्रोसेसिंग। मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन का ध्यान देना, जो अनैच्छिक क्रिया है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उस पे जो कंट्रोल है वो मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन का दूसरा है रिले केंद्र। रिले केंद्र जैसे रिले सेंटर हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन पढ़े हैं ना वो। तो एक क्वेश्चन वहाँ से ये भी आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन मिड ब्रेन में ही फंक्शन करता है, जो हमें बाद में दर्द का फील होता, गर्म चाय छूने के बाद दर्द का फील होता भी है, तो वो मिड ब्रेन में ही इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम संतुलन और शरीर की मुद्रा बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा का मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर और सलाइवा सिक्रेशन, जो लार का रास्व है। नेक्स्ट वोमिटिंग या अन्य अनैच्छिक क्रियाएं। तो समझे ना, जैसे बाकी जो अनैच्छिक क्रियाएं है वो ये करता है जो मेडुला ओब्लंगाटा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है वो तो हमारा जो मिड ब्रेन है वो करता है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट पोन्स। पोन्स में रिले सेंटर, रिले केंद्र और मस्तिष्क के भाग एवं कार्य एवं पढ़ेंगे। जो यहाँ पे रिले केंद्र है इसका मतलब वही रिफ्लेक्स एक्शन से है, रिफ्लेक्स एक्शन से, इससे क्वेश्चन नहीं आता। बाकी जो फंक्शन है उससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज मस्तिष्क के भाग एवं कार्य। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, सेरिबेलम का पोस्चर एंड बैलेंस, मेडुला ओब्लंगाटा का ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग और सेल्वेशन, और पोन्स का रिले सेंटर। तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसका फंक्शन दे रखा, जो हम पढ़ रखे थे ना अभी, उसी का दे रखा। जैसे फोर ब्रेन का क्या काम है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी एक सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम अलग होता है, सेरिब्रम अलग होता है। उसमें एल लगा होता है, इसमें आर लगा होता है, आर से रोहित वाला आर। तो ये सेरिबेरम है, सेरिबेरम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, उसके अंदर जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। जस्ट लाइक फोर ब्रेन को हम इंडिया कह सकते हैं, तो सेरिब्रम को हम बिहार कह सकते हैं। इस नज़रिए से मेन काम क्या है, वही थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, वही जो हम पढ़े थे ना, वही सब है। अब इसमें एक कंसेप्ट, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, जो हमारा खोपड़ा होता है, जो हड्डी का ढांचा होता है, स्कल खोपड़ा, वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे? अब जो हमारा खोपड़ा है, जो हमारा एकदम स्कल ढांचा होता है, वो मान लीजिए ढांचा ये है और ब्रेन ये है, खोखला हमारा मांस ये है, तो इसके बीच में ना एक फ्लूइड भरा होता है।
जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इसको कहते हैं क्रेनियम। ये देखिए लिखा हुआ फ्लूइड फील्ड कुशन प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन, इसको क्रेनियम फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ आई ईयर मसल रिले सेंटर बिटवीन फोर एंड हिंड ब्रेन। तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो मिड ब्रेन में आता है, जो हम पढ़ चुके हैं ना, वही को यहाँ से एक तरह से लिख रखा है, देखिए। तो नो नीड टू रीड, ये सिर्फ आपको दोबारा पढ़ना है, मुझे नहीं। नेक्स्ट इज सेरिबेलम, वही उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, सेरिबेलम बैलेंस है पोस्टर मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम वर्टिबल कॉलम बैकबोन। जो हमारा स्पाइनल कोड है ये वर्टिबल कॉलम बैकबोन से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखें, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रेनियम फ्लूइड से, और जो स्पाइनल कोड होता है वो बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम इससे होता है। अब इसी को यहाँ पे लिख रखा है। सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का सोच, बुद्धिमत्ता, स्मृति, अच्छी क्रियाएं, वाणी, ये सब है। नेक्स्ट, इसकी सुरक्षा कौन करता है? क्रेनियम। फिर मध्य मस्तिष्क में वही अनैच्छिक क्रियाएं और रिले केंद्र। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पौधे में समन्वय। पौधों के अंदर कैसे हार्मोन्स, क्या कंसेप्ट, वो हम पढ़ेंगे। हमारा लगभग ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी एक प्लांट मूवमेंट और प्लांट ट्रोपिज्म का कंसेप्ट है। प्लांट मूवमेंट को क्या कहते हैं? प्लांट का अनुवर्तन, और वो मूवमेंट तो पादप हार्मोन्स जो भी है। नेक्स्ट इज प्लांट मूवमेंट और ट्रोपिज्म पढ़ते हैं, प्लांट की गति और अनुवर्तन। अब पौधों में ना तो इलेक्ट्रिक तंत्रिका तंत्र होता है, ना इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। पौधों में इलेक्ट्रिक सिग्नल थोड़ी ना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ना ही मांसपेशियाँ होता है इफेक्टर का जो काम करे, इफेक्टर वो भी नहीं होता। तो फिर पौधों में होता क्या है? फिर भी वे उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जो भी एक्शन रिएक्शन होता है वो तो होता है। मान लीजिए किसी पत्ती को आपने छू लिया तो कैसे मुरझा जाता है, जैसे ये रहा एग्जाम्पल, मिमोसा पुडिका, लज्जावती, स्पर्श करने से पत्तियां मुरझा जाती है। कोशिकाओं में जल की मात्रा में चेंज आ जाता है। उसके बाद ट्रोपिज्म क्या होता है? ट्रोपिज्म जो धूप के प्रति उसका मुड़ जाता है, जो मुड़ना होता है। उद्दीपन के प्रति दिशा विशिष्ट वृद्धि गति को, इसको ट्रोपिज्म कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में देखा जाए तो देखते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, मसल भी नहीं होता है, फिर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो भी टच वाला कंसेप्ट है, दूसरा ट्रोपिज्म डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, मतलब किसी कारण से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना। अब ट्रोपिज्म में पहला ट्रोपिज्म आता है फोटोट्रोपिज्म। वो जो ट्रोपिज्म का मतलब था कि एक ही किसी कारण से, किसी स्टिमुलस से, किसी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होना। फोटोट्रोपिज्म मतलब फोटो के रिस्पॉन्स, माने लाइट के रिस्पॉन्स। इसको जूम करो पहले, हाँ ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स में। जैसे कभी कभार क्या होता है, शाखाएं और जड़ें, शाखाएं लाइट की तरफ भागने लगेगी और जड़ें लाइट से दूर भागने लगेगी। जैसे सहारा रेगिस्तान में कभी कभार देखा होगा, पेड़ ना यूं होके यूं ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो धूप के तरफ मुड़ जाता है। नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म, जहाँ ग्रेविटी का खेल, अभी हिंदी में भी देखेंगे एक एक कंसेप्ट। रूट जो होता है वो ग्रेविटी के तरफ भागता है और जो ऊपर की डालियाँ होती है ग्रेविटी से दूर भागती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, माने पानी का खेल है। जो जड़ें होती है वो पानी के तरफ भागती है, जहाँ जहाँ पानी उधर उधर फैल जाएगा। जो पीपल का पेड़ देखा होगा वो सब कैसे जड़ जमीन के अंदर एकदम फैला हुआ होता है। नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल होता है, पोलन ट्यूब ग्रो ओवर ओव्यूल, जो भी रिप्रोडक्शन वाला कंसेप्ट है उसमें केमिकल ही तो होता है। ये हो गया कीमोट्रोपिज्म। अब इसको हम यहाँ देख के फिर हिंदी में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी, वाटर हाइड्रो, और केमिकल कीमो। अब लाइट के तरफ जाएगा ग्रो होगा, ये अवे जाएगा ग्रेविटी से, पोलन ट्यूब वाला कंसेप्ट है। अब अवे गया तो नेगेटिव, पास गया तो पॉजिटिव, ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन, उससे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। पौधों में अनुवर्तन के प्रकार, वही पहला प्रकाशानुवर्तन फोटो,
इसमें जो लाइट के प्रति सेंसिटिविटी होता है, तना जो है लाइट की तरफ भागता है, जड़े जो है लाइट से दूर भागता है। जियोट्रैपिज्म मतलब गुरुत्वानुवर्तन, जड़े जो है गुरुत्वाकर्षण के ओर भागता है, शाखा जो है गुरुत्वाकर्षण से दूर भागता है। हाइड्रो जलानुवर्तन, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज रासायनिक अनुवर्तन, केमिकल वाला कंसेप्ट हो गया। पोलन ट्यूब और ओव्यूल का जो मिलन जुलन होता है, ये काट क्यों दिया, जो भी मिलन जुलन होता है वो। नेक्स्ट इज अनुवर्तन सारणी, वही उसी को बता रखा है फिर से, प्रकाश, उसके बाद कीमो, ये गुरुत्वा, नेक्स्ट इज जल एंड नेक्स्ट इज कीमो रासायनिक। अब ये 4 हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, माने प्लांट में जो हार्मोन्स यूज होते हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज पहला क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, ये इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको प्रमोटर कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर या प्रमोटर। तो इसका मेन काम क्या है, जो हमारा सूट, जो हमारा तना होता है उसको, उसकी हाइट बढ़ाता है, उसका हाइट इंक्रीज करता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, कैसे करता है, तो सेल इलोंगेशन से, सेल छोटा था सेल बड़ा होगा। और प्रकाश अनुवर्तन का नियंत्रण, जो फोटोट्रोपिज्म था, फोटोट्रोपिज्म उसको रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आता है, सेल इलोंगेशन से। और अधिक सांद्रता वाला जड़ की वृद्धि रोकता है। तो एक तो वृद्धि भी रोकता है, ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा ही बढ़ जाए, तो पॉजिटिव तो है लेकिन कंट्रोल में पॉजिटिव है, कंट्रोल्ड पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज एक प्रकाश की ओर भागता है, तो ऑक्सीजन छायादार भाग में चला जाता है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ सेल ज़्यादा हो जाए, कोशिकाएं अधिक बढ़ती है और प्रकाश पौधा प्रकाश उधर मुड़ जाता है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि जो बताया था कि जो डेजर्ट में कभी कभार पेड़ जो होता है ना वो यूं ऐसे हो जाता है, और सूरज की रोशनी ज़्यादातर पूरे दिन इधर होता है। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ प्रकाश ज़्यादा उधर ऑक्सीजन ज़्यादा, सेल उधर डेवलप करेगा, इधर का एरिया बढ़ेगा। ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को भी ग्रोथ प्रमोटर ही कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर या पॉजिटिव ग्रोथ वाला जो भी कंसेप्ट है। इसमें तने की वृद्धि, बीज का अंकुरन, बीज अंकुरित करेगा तभी ना वो प्लांट बढ़ेगा। कुछ पौधों में पुष्पन। इसकी अनुपस्थिति में बौने पौधे बनते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए ये ग्रोथ का है, ये तने की ग्रोथ का है जिब्रेलिन, अब अगर ग्रोथ ही नहीं हुआ तो पौधा छोटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या किस हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट बौने हो जाते, प्लांट शॉर्ट हो जाता है। तो याद रख ले क्या है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। नेक्स्ट साइटोकिनिन। साइटोकिनिन को भी ग्रोथ प्रमोटर ही कहते हैं। ये बार बार मैं ग्रोथ प्रमोटर बोल के, या इसको मैं मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ग्रोथ प्रमोटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ जो स्टॉप करने वाला है उसको इनहिबिटर कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर इंग्लिश में। तो साइटोकिनिन, ये जो ऊपर का 3 था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है। और जो नीचे का 3 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड और एक एथाइलिन, वो है ग्रोथ इनहिबिटर। तो अभी हम साइटोकिनिन पढ़ रहे हैं। साइटोकिनिन का देखिए है ना, सेल डिवीजन। तो जो जिब्रेलिन का काम है वो सेल को बड़ा करना है, इलोंगेट, और जो साइटोकिनिन का है वो सेल को डिवाइड करना है। तो भाई तुम बड़ा हो या डिवाइड हो, दोनों से ही ग्रोथ होगा। नेक्स्ट इज वृद्धावस्था को विलंबित करना। जितना सेल डिवाइड होगा उतना प्लांट कम वृद्ध होगा, कम बूढ़े होगा। ये देखिए नेक्स्ट इज, इसमें ऑक्सिन सूट पे काम करता है, सेल इलोंगेशन में काम करता है, फोटोट्रोपिज्म ये सब है। जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन में और साइटोकिनिन सेल डिवीजन में। नेक्स्ट इज अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड, ये मैं कह रहा था ग्रोथ इनहिबिटर वर्ड है कि नहीं है,
ये क्या करता है, सीड डोरमेंसी, मतलब सीड को अंकुरित होने ही नहीं देता। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अपोजिट टू जिब्रेलिन, जिब्रेलिन में क्या सेल बढ़ता है, तो ये स्ट्रेस, सेल नहीं बढ़ता। नेक्स्ट इज एक इथाइलिन, इसमें शायद लिखा नहीं है क्या, नहीं लिखा। इथाइलिन को भी ग्रोथ इनहिबिटर ही कहते हैं। ये क्या, इसका मेन काम क्या है, फ्रूट को पका देता है जल्दी, फ्रूट राइपनिंग। तो जितना जल्दी फ्रूट पकेगा वो पौधे का, उससे ट्री का लाइफ एज कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, जो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना और बीज सुप्तावस्था, यही कह रहा था मैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिब्रेलिन के विपरीत होता है। अब नेक्स्ट, प्लांट में हार्मोन्स, अंतस्रावी ग्रंथियां और उसके कार्य। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्लांट हार्मोन्स। अब नेक्स्ट एनिमल में हार्मोन्स पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, एनिमल में, जो हम ह्यूमंस में, जो हम एनिमल्स में पढ़ते हैं उस सब को पढ़ेंगे। अब हार्मोन्स होता क्या है, तो हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A+B, उसमें ऊपर से कुछ हार्मोन्स डाल देंगे ना, तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा। ये अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित किया, जो जनरली इंडोक्राइन होता है। एक ही साथ हम सब हार्मोन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ग्रोथ हार्मोन्स है, इसको जूम करके पढ़ते हैं। एक तो ग्रोथ हार्मोन से, ऊपर से बोस ऑफ ब्रेन है, और नेक्स्ट अगर कम पड़ गया तो बोनेपन, ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, अदर ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, इन सब जब तक ये सिग्नल नहीं भेजेगा वो सब ग्लैंड अपना अपना हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहीं हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को लिखा ही नहीं है यहाँ पे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सबको ऑर्डर देगा, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन ऑर्डर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑर्डर देता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है पिट्यूटरी को ऊपर, और कंट्रोल्स करता है पिट्यूटरी को, तो हुआ ना मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट उससे नीचे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन, जो गर्दन के पास होता है, लार्नेक्स के नीचे। अगर उसके लिए आयोडीन की जरूरत है, और आयोडीन कम पड़ गया तो गोइटर की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करता है, किडनी के ऊपर होता है। फाइटिंग के टाइम में, स्ट्रेस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन पेट के पीछे होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखता है, डेफिशिएंसी होने से डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट इज टेस्टीज। टेस्टीज में क्या है, टेस्टोस्टेरोन, सेक्रोटिक सैक और प्यूबर्टी। और नेक्स्ट इज ओवरीज, एस्ट्रोजन। अब एक एक हार्मोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो एक एक हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं, हमारा हार्मोन्स वाला मोटा मोटी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है, ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है। ये ब्रेन के द्वारा होता है, ये पिट्यूटरी के ऊपर होता है। फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्वार्फिज्म एंड गिगेंटिज्म इसकी प्रॉब्लम, इसके इनएफिशिएंसी के कारण होगा। नेक्स्ट थायराइड, थायरोक्सिन गले के पास है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, नीड्स आयोडीन। गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज एड्रिनल, एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हार्ट रेट को बैलेंस रखता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, पेट के पीछे होता है, डुअल ग्लैंड है। ये पैनक्रियाज जो है वो एक्सक्रीटरी नहीं, ग्लैंड को क्या कहते हैं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन। हाँ, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों हैं। एक्सोक्राइन क्या होता है, इंडोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन होता है उसके, वो डक्ट में रिलीज करता है, उसको जो भी हार्मोन्स रिलीज करना हो एक बॉडी में एक पाइप में रिलीज करेगा, फिर वो ब्लड तक जाएगा। एंडोक्राइन होता है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देना। अब हमारा टेस्टीज और ओवरीज ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये जो
करेक्टरिस्टिक है वो डेवलप करने में, जो भी न्यूमन, जो भी चाइल्ड है, जो बेबी, जो उसे करेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पहले इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो पढ़ रखे, जिसके लिए डक्ट नहीं होती, सीधे रक्त में छोड़ते, बताया था ना वही वाला एक्सोक्राइन। अब एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब है। जिसमें सबसे पहले हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, मस्तिष्क में होता है, और वो मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, शरीर के वृद्धि नियंत्रण करना। नेक्स्ट इज ड्वार्फिज्म, इसकी कमी से ड्वार्फिज्म होता है। गिगेंटिज्म इसकी अधिकता से होता है। और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, गर्दन में श्वास नली के सामने थायरोक्सिन रिलीज करना। इससे आयोडीन अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आयोडीन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, विकास और वृद्धि में हेल्प करना। कमी क्या है, गोइटर, घेंगा रोग हो सकता है। बचाव, नेक्स्ट एड्रेनलिन, एड्रीनल किडनी के ऊपर होता है, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में शरीर को तैयार करना, हृदय की गति बढ़ाना और रक्तचाप बढ़ाना। नेक्स्ट इज इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, और फाइट और हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। पेनक्रियाज, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। इंसुलिन रिलीज करता है, इसका कार्य क्या है, पेनक्रियाज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रण करना। उसके बाद डायबिटीज मेलिटस, इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। पेनक्रियाज कमी से डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्लैंड, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों में बनता है। अब नेक्स्ट इज टेस्टिस और जो ओवरीज है, वो दो कंसेप्ट हैं। उसके बाद इसी का रिवीजन दे रखा है पूरा, जो टेस्टोस्टेरोन देखिए फिर से दे रखा है ना, एस्ट्रोजन। बीपीएससी इंपॉर्टेंट फैक्ट वही सब जो हम पढ़े थे। ब्लड शुगर लेवल तो पेनक्रियाज वाला, इंसुलिन वाला है। इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज वेरी वेरी जनरल कंसेप्ट है। किशोरावस्था, तंत्रिकी, हार्मोनल नियंत्रण, ये सब जनरल क्वेश्चन है, इस सबसे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हाँ इंग्लिश लिख दो, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, आयोडीन, गोइटर। अब ये जो हमारा लगभग यहाँ पे चैप्टर 7 खत्म होता है। अब हमारा ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर ऐसा है कि आपको बस पढ़ना है, इसको रटना है, इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, फिर कहाँ से आएगा। अब तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो वो इसी पीडीएफ से आएगा, वरना नहीं आएगा। देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट फंक्शन, ऑक्सिन, सब का आगे आंसर दे रखा है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्स आर का पाथवे, इसमें से पूछ देगा, स्पाइनल कॉर्ड की जगह ब्रेन घुसेड़ देगा, क्वेश्चन ऐसे आता है। टच मी नॉट प्लांट, ट्रोपिज्म कितने तरह का होता है, ये सब देखिए 2 पेज का है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो क्विक रिवीजन है, ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम से लास्ट मिनट पहले आपको बस इसको पढ़ना है। ये देखिए एक एक चैप्टर का रिवीजन दे रखा है इसमें, नर्वस सिस्टम के सारे कंसेप्ट, प्लांट कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट, एनिमल के कंसेप्ट, हार्मोन, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जियोट्रोपिज्म, ट्रोपोट्रोपिज्म, रिफ्लेक्स आर्क। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर 7 खत्म होता है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए, देखिए हिंदी में बस ये है कि लिख तो सब रखा है, लेकिन वो 2-2, 3-3 बार लिख रखा है और अच्छे से लिख रखा है, मतलब वो भी ऐसे खुले है। तो ये है कि बस रिवीजन और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। जो ये वाला टॉपिक है, कहाँ गया, ये 8th क्लास का टॉपिक है। ये जो चैप्टर 7 का एडोलेसेंस टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इसको हम पूरा का पूरा स्किप कर देंगे। प्यूबर्टी टॉपिक को स्किप करेंगे, इसको पढ़ना भी नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना। हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, ये सब भी नहीं पढ़ना, हार्मोनल कंट्रोल भी नहीं पढ़ना। ये ऐसा टॉपिक है जिसका नोट्स नहीं बनना था, नोट्स फिर भी ये ऐसे बन गया। अब यहाँ से मैं कह रहा था, ये रहा बीपीएससी महत्वपूर्ण फैक्ट, ये है। वहाँ जो मैं अभी हिंदी में दिखा रहा था वो इंग्लिश में ये सब है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये देखिए, ये जो बता रहा था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम। आपको बस बढ़ाना है, मेल हार्मोन, गिगेंटिज्म, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन। जिस पेज पे रुकोगे वो पढ़ा हुआ लगेगा। टेस्टोस्टेरोन मेल का है,
ये एंडोक्राइन हार्मोन्स, जो डायरेक्ट डक्टलेस होता है, जो डक्ट जिसमें जो नलिका होती है नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है। पेट्री देखिए, अब ये देखिए क्या है, ये हमारा चैप्टर 7 तो खत्म हो गया। चूंकि चैप्टर इंग्लिश मीडियम का वैसा नोट्स था, इसलिए हिंदी मीडियम का ऐसा इमेज वाला नोट्स हमने लाया है। अब जो वहाँ पे था वो यहाँ पे है, एक एक चीज़ इधर दे रखा है, बस आपको पढ़ना है, जूम करना है, पढ़ना है। और ये पेज एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं, टेलीग्राम पे आना है, @चैनल का नाम लिख दीजिए, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित, सब कुछ स्मॉल में, PDF आई इमेज है, वहाँ पे पढ़ सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर 8, हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस। अब जो हमारा चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है, वेरी वेरी लेंथी चैप्टर है, और इसमें जो स्पेसिफिक बातें हैं जो पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी बातों को हम टच भी नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं है। और PYQ तो करेंगे ही, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो PYQ में होगा, ठीक है। तो इसी विश्वास पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 8th चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट से आता है, ह्यूमन से नहीं आता। ह्यूमन से 1-2 प्रोसेस आता है जो कि इसमें लिख रखा है। फिर 9th चैप्टर से हेरिडिटरी, वेरी वेरी क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इससे नहीं आता क्वेश्चन, ना के बराबर आता है। 1-2 थ्योरीज है उससे क्वेश्चन आएगा, वो की मेंशन हो रखा है। और इवोल्यूशन सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आता है। बाकी एग्जामिनर 1 लाइनर से तो आता है, वो तो हम हर चैप्टर के लास्ट में बनाते ही बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माने, ये देखिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, DNA का बस देख लिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ये सब नहीं पढ़ना। कहाँ गया हमारे 8th क्लास का, ये रहा। अब देखिए, ये हमारा DNA हमने पढ़ लिया, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। ये मैं गाना नहीं गा रहा, ये नाम बता रहा हूँ, और उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सबके। बाइनरी फिजन में लैशमीनिया, अमीबिया, पैरामीशियम 1 से 2 में बदल जाता है। मल्टीपल फिजन में 1 से मैनी में प्लाज्मोडियम, और जो मलेरिया का जो मच्छर होता है वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में बीमारी फैलाता है। फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाना, स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन में बॉडी फ्रेगमेंट्स, प्लेनेरिया, हाइड्रा। बडिंग, आउटग्रोथ फॉर्म्स, न्यू इंडिविजुअल। मतलब बडिंग में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, नया बॉडी जन्म कर लेता। मान लीजिए ये मुंह है और ये पूरा मतलब बॉडी का पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसे है, मान लीजिए उसका मुंह काट के हटा दिया, या पैर काट के हटा दिया, या ये वाला पार्ट काट के हटा दिया, तो वो पार्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा समय के साथ। बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के साइड में निकलने लग जाता है, और एक टाइम बाद ये टूट के अलग हो जाता है, तो 1 से 2 हो गया। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक बॉल जैसा एक प्लांट है, उसके एक बॉल, उसके जो ऊपर रहता है गेंद के शेप में कुछ बनता है, उसके अंदर छोटे 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 बीज होते हैं, और एक टाइम बाद वो उसका खोल हट जाता है और बीज अलग अलग जगह जाके उड़ के वहाँ पे जाके ये पौधा बन जाता है। एक एक का यहाँ पे दे रखा है, उससे पहले हिंदी में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन 1 से 2, अमीबा, पैरामीशियम और लैशमीनिया। मल्टीपल फिजन का 1 से अधिक में एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का मच्छर है। फ्रेगमेंटेशन में क्या एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंट स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन में प्लेनेरिया, कहाँ गया एग्जाम्पल, प्लेनेरिया, हाइड्रा। और बडिंग में भी है हाइड्रा, बडिंग में हाइड्रा और ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन में ये रहा इसका उदाहरण, राइजोपस और फंगई। नेक्स्ट इज, ये उसी का समरी दे रखा है जो हम अभी पढ़े थे। देखिए, लैशमीनिया, निश्चित प्लेन डिवीजन, बहुखंडन। प्लाज्मोडियम जो हम पढ़ रखे ना, उसी का एक बार दे रखा है रिवीजन के टाइप में, जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना उसी का दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देख के हम समझ जाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, 1 से 2, 1 से बहुत, ब्रेक कर जाना, दोबारा रीजनरेट करना, अलग बन जाना, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल सबके कौन सा किधर होता है, ये सब कंसेप्चुअली पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है, अब जैसे नया प्लांट्स हो गया,
नेचुरल वेजिटेशन, प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल। नेचुरल तो अपने आप हो गया, माने नया प्लांट डेवलप हो गया, रूट, स्टेम, लीफ से। स्टेम से आलू जो होता है स्टेम से निकलता है, लीफ से ब्रायोफाइलम निकलता है, एक पत्ती जो होता है उसके किनारे पे ही एक छोटा सा पत्ती डेवलप होता है, पत्ती अलग हो जाता है, रूट। और हम जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, रोज काट के, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी जो लैंगिक जनन में पुष्प वाला पूछा जाता है, प्लांट वाला। प्लांट्स में भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बस पढ़ लेना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है। मेल पार्ट है स्टामेन, पुंकेसर, और दूसरा परागकोश, एंथर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा है? परागकोश माने एंथर, और दूसरा स्टामेन, पुंकेसर, स्टामेन। नेक्स्ट है जो परागकण है, जो एंथर है, यहाँ पे परागकण का निर्माण होता है, छोटे 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 पार्टिकल्स का, ये रहा परागकण। जो पोलन ग्रेन्स है उसको परागकण कहते हैं। अब ये है तो मेल गैमेट ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट है फिलामेंट्स। फिलामेंट्स जैसे जो परागकण मान लीजिए ऐसे होता है परागकण, ऐसे, तो इसको एक डाली, छोटी सी पतली सी डाली के सहारे जोड़ा रखते हैं, इसको फिलामेंट्स कहते हैं। तंतु, क्या कहते हैं? तंतु, तंतु, तंतु। परागकोश को सहारा देने वाला ठंठल, तो डंठल होता है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्त्री, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा होता है? पिस्टल, जिसको कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स होता है। अब इसमें सबसे पहला आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? परागकण को ग्रहण करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बोर्ड पे एक पार्ट है मान लो, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर चिपकता है। नेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? वो जो स्टिग्मा है, जो क्या लिखा हुआ है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। मान लीजिए ये हमारा स्टिग्मा है, तो ऐसे करके जाके अंडाशय से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट इज ओवरी। उसी अंडाशय के अंदर ओवरी होगा, इसमें बीजांड, ओव्यूल्स उपस्थित होता है, और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे। बीजांड में मादा युग्मक पाया जाता है। अब इसका अब क्या होता है? पोलिनेशन होता है। जब मेल का आता है पोलन ग्रेन्स, और ये फीमेल के ओव्यूल्स पे आकर चिपक जाता है, तो यहाँ के बाद पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन माने फर्टिलाइजेशन। जब परागकोश एंथर से स्टिग्मा का तक स्थानांतरण, जो परागकण है, जो कण है, वो एंथर से उठ के स्टिग्मा तक जो आने का प्रोसेस है, उसको पोलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पोलिनेशन हो गया जब एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों। क्रॉस पोलिनेशन मतलब पौधों, मतलब एक पौधे का एंथर दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे जाके मिला है। अब इसके बाद जब वहां पहुंच गया तब होता है फर्टिलाइजेशन, जिसको निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पोलन और ओव्यूल्स दोनों एक दूसरे से मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। अब ये प्रोसेस से पूछा था, यही प्रोसेस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद सीड फॉर्मेशन होता है, और सीड फॉर्मेशन के बाद ओव्यूल बनता है। ये वही देगा ओव्यूल, सीड, उसके वहाँ तक था। नेक्स्ट इज बीजों में भ्रूण एवं खाद्य भंडार उपस्थित रहता है। फल निर्माण, फ्रूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया। फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होता है? निषेचन माने फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है। इधर क्या था? सबसे पहले जाइगोट, एम्ब्रियो, और उसके बाद ना बनता है, इधर ओवरी में डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है। इधर लास्ट में जो भी यहाँ सीड है, सीड, अब यहाँ सीड की जगह फ्रूट बन जाएगा, वो होता है फ्रूट फॉर्मेशन। अब ह्यूमन बींग का नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको पार्ट्स याद रखने हैं। जैसे नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? वृषण, टेस्टिस, स्पर्म, शुक्राणु, नर हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन है, नर हार्मोन्स, ये। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स कौन सा? अंडाशय, ओवरी, ओवम, एग, उसके बाद स्त्री हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, और प्रोजेस्टेरोन। स्त्री हार्मोन्स 2 है, ह्यूमन हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन 1 है।
नेक्स्ट होता है ह्यूमन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है वो कभी कभार पूछा जाता है, जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी कहाँ डेवलप होता है, जो जाइगोट होता है वो डेवलप कहाँ पे होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। वो फिलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। अब डेवलपमेंट का प्रोसेस है सबसे पहले जाइगोट, एम्ब्रियो और यूट्रस। अब यूट्रस भ्रूण गर्भाशय, तो ये ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कंसेप्ट लगभग खत्म होता है जेस्टेशन पीरियड। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण, जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट। अभी मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ, बाकी आप अपने आप क्लियर करेंगे। मेल के पास दो तरह का सेक्स क्रोमोजोम होता है, एक एक्स और दूसरा वाई। फीमेल के पास क्रोमोजोम कौन सा, अरे ये क्या हो गया, फीमेल के पास कौन सा क्रोमोजोम होता है, एक्स और वाई। तो मेल का अगर एक्स गया, नहीं ये क्या बोल दिया, ये तो उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये तो उल्टा लिखा गया। फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम है, मेल के पास एक्स वाई है। अगर ये वाई है, ये एक्स वाई, अगर ये दोनों मिला तो गर्ल्स होगी, इसको गर्ल्स कहेंगे। और अगर ये दोनों मिला तो बॉय होगा। तो इसलिए टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द बेबी इट्स अप टू फादर्स जीन, जो डिसाइड करता है कि लड़का हो या लड़की, मदर्स जीन नहीं। ये देखिए वही लिखा हुआ है इधर, माता के पास हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है, फीमेल बॉय मेल के पास दोनों होता है। अब इम्पोर्टेंट तथ्य, हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, निषेचन फिलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में, ये सब कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 आता है। हमारा चैप्टर 8 भी यहाँ पे खत्म हो गया। इंग्लिश में देखा जाए तो एक ही स्पीड में 8 खत्म हो गया। ये इसके पार्ट्स बजा आप जाते हैं प्लांट में, स्टामेन और फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और उसके ये कंसेप्ट हम समझ चुके अच्छे से। ये ह्यूमन बॉडी का भी एक एक पार्ट पढ़ लीजिए, उसका कंसेप्ट यहाँ से कर लीजिए। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, इन्हीं प्रोसेस से आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको समझा चुका हूँ। चैप्टर 9 चैप्टर भी एकदम ईजी है, और उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जाता है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अब सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, और जेनेटिक्स टर्म विलियम बेथसन ने दिया था। ये दो कंसेप्ट पूछते। उसके बाद इसमें से नो कंसेप्ट, एक ये टर्म्स पूछा जाता है। जीन क्या होता है, तो हेरिडिटरी का जो बेसिक यूनिट होता है उसको जीन कहते हैं। एलीली क्या होता है, तो जो जीन पेयर होता है, जीन का जो पेयर होता है, जीन पेयर, उसको एलीली कहते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट जो दिख जाता है, मान लीजिए एक्स और वाई है, या फिर कोई दो ट्रेट्स है फादर और मदर का, जो दिख गया वो डोमिनेंट, जो छुप गया वो रिसेसिव। फिनोटाइप जिसमें फिजिकल अपीयरेंस का पता चले, जीनोटाइप जिसमें जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पता चले। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, बोथ एलीली आर सेम। एलीली बताया था ना, पेयर्स होते हैं, पेयर्स किस चीज़ का पेयर, जीन्स का पेयर। जब दोनों सेम हो तो होमोजाइगस, दोनों अलग हो तो हेट्रोजाइगस। अब मेंडल्स का 3 लो, तो ये जो 3 लो है ये 10th क्लास तक नहीं है, ये 11th-12th का कंसेप्ट है। क्योंकि आजकल 11th-12th पूछा जाता है तो इसलिए इसको साथ में करवा दिया। पहला लो ऑफ डोमिनेंस, वो बताया था अभी, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कंसेप्ट, कि डोमिनेंट दिखेगा, रिसेसिव छुपेगा। नेक्स्ट इज लो ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें क्या होता है, एलीली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। अब जो पेयर्स होता है ना, वो पेयर सेपरेट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तभी ना एक पेयर इसका एक पेयर इसका, दोनों मिलकर 2-2 बनाएगा। नेक्स्ट इज लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर, जैसे हमारे अंदर जो गुण आता है वो एक गुण दूसरे गुण से अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो वाला गुण गया, कि मतलब इस इंसान के पास दिमाग गया चलो लंबाई भी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। एक गुण दूसरे गुण से इंडिपेंडेंट होता है। अब एक जो हमारा ये है ग्रेगर मंडल, उसने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च पे जो फैक्चुअल बातें पूछ लेते हैं, जनरली 1 डे एग्जाम में पूछते हैं। फिनोटाइप रेशियो क्या था ग्रेगर मंडल के अकॉर्डिंग, 3:1। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो क्या था ग्रेगर मंडल, 1:2:1। तो ये पूछा था। हमारा चैप्टर 9 का पार्ट 2 इवोल्यूशन और सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा कर चुके, इवोल्यूशन देख लेते हैं। इवोल्यूशन में भी सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें बोला गया कि हमारा लाइफ है, जिंदगी है, नॉन लिविंग मैटर से निकल के आया। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये मतलब ये 11th-12th का। जो नॉन लिविंग मैटर है, कार्बन, जीव जंतु, कार्बन, पेड़ पौधे, उनसे हमारा लाइफ बना है, बाद में से रिजेक्ट किया था। थ्योरी ऑफ बायोजीनियस में बोला गया कि पहले से ही लाइफ बनाया था, उसी को बस थोड़ा सा
मॉडिफाई किया है। ओपन हाइपोथेनियस क्या होता है? हाइपोथेसिस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से निकल के आया है, गैस मॉलिक्यूल्स इस सब से। अब लेमार्किज्म, लेमार्किज्म क्या कहता है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में कि जिराफ की गर्दन लंबी है बाय स्ट्रेचिंग ओवर जनरेशन। इसने कहा कि जो हमारा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। जिराफ की गर्दन लंबी है, ये वाला कंसेप्ट। लेकिन इसको वीजमैन डिस्ट्रॉय करता है, खंडन करता है। और उसका नेचुरल सिलेक्शन जो चार्ल्स डार्विन का, उसने कहा कि जो इस दुनिया में नेचुरली सिलेक्ट होगा वही आगे बढ़ेगा। और म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन के बारे में बताया गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट हमने अच्छे से कर लिया। अब देखिए हमारा चैप्टर यहाँ पे 8 और 9 बड़ा इजीली खत्म होता है और हमने उतना ही कराया जितना पूछा आता है। और उसमें से भी अगर आपको किसी कारणवश 8th 9th एक ही बार वीडियो देखे और दोबारा रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा, आपको ये पढ़ना है। आपको पीडीएफ के लास्ट में आना है, ढूंढ के इस टॉपिक को करना है। अरे 2 पेज में लिखा रहता है, 1 पेज में लिखा रहता है, 3 पेज में लिखा रहता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ऐसे कंसेप्ट से। ये क्विक रिवीजन हो गए ये सारे, ठीक है। अब हम अगर हिंदी में इसको कवर कर ले तो हिंदी में भी जनरली यही सब बातें दे रखी है। नेचुरल सिलेक्शन, गिरगम मंडल, ये सब हिंदी में। इसी के साथ हमने एक नोट्स बना दिया चैप्टर 8 और 9 का, वो आप देख सकते हैं लास्ट में। ये रहा चैप्टर 8 और 9। इससे वही सारे कंसेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें मेंशन नहीं किया गया, एक्स्ट्रा जो बातें थी वो मेंशन नहीं किया गया। और चैप्टर 7 में अगर मेंशन है भी तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो नहीं पढ़ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो और स्पीड से आएगा और अच्छे इन्हेंस्ड वर्जन में आएगा। जैसे जैसे पेपर आएगा और अच्छा चैनल ग्रो करता चला जाएगा। तो चलिए साथ दीजिए, साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। चैनल्स सिविल संकल्प बाय साहू रोहित को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भेजें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।